हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर 1 डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा 2025 के पेपर का जबरदस्त हल। मतलब ये हमारा लास्ट पेपर होगा। इसके बाद हमारे सारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं पहले पेपर के। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बस 19 प्रश्न। राधा कृष्णन आयोग की संतुष्टियाँ संबंधित थी। तो राधा कृष्णन आयोग की संतुष्टियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में जो आया था ना, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, स्वतंत्रता के बाद गठित पहला आयोग था। इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय मतलब उच्च शिक्षा के सुधार के सुझाव देना था। माध्यमिक शिक्षा में क्या आया था? मोबाइल आयोग 1952-53 में। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। और प्राथमिक शिक्षा समग्र शिक्षा को क्या आया था? कोठारी आयोग 1964-66 में। इसने प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा के सभी पहलुओं पर सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा थी आदर्शवाद पर आधारित। वैदिक शिक्षा पूर्णतः आदर्शवाद आइडियलिज्म पर आधारित थी। इसमें मोक्ष प्राप्ति, आत्म अनुशासन, गुरु की सत्ता और आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोपरि माना जाता था। दर्शन शास्त्र अत्यंत ही है। तो दर्शन शास्त्र जो है अत्यंत ही प्राचीन है। दर्शन शास्त्र फिलोसफी ज्ञान की सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। सभी विज्ञानों और विचारों का जन्म दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गिरिभाई बधेका जो हैं प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा के लेखक हैं। गिरिभाई बधेका एक महान बाल शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने देवा स्वप्न और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा जैसी पुस्तकें लिखी थी, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देती हैं। अगला प्रश्न हमारा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो किया है 45 धारा, मतलब धारा 45 मतलब अनुच्छेद 45 में। मूल संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद धारा 45 में यह प्रावधान था कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। वर्तमान में ये 21A मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रश्न प्रणाली संदर्भ में धारा में पूछा तो 45 सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, मूल्यों का विकास किस पक्ष से होता है? तो मूल्यों का संबंध विकास के किस पक्ष से है? भावात्मक पक्ष से। तो ब्लूम के वर्गीकरण ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार मूल्यों, चरित्र, दृष्टिकोण और भावनाओं का विकास भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है मनुष्य के मूल्य के विकास में। तो परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बच्चे में नैतिक मूल्यों, संस्कारों और सामाजिकता की नींव परिवार में ही पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो सर्वांगीण विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और संवेदनात्मक सभी पहलू समाहित हैं। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी। तो मुगल काल और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब, प्राथमिक और मदरसा उच्च शिक्षा होते थे। मदरसों में उच्च शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से फारसी था, क्योंकि यह राजकाज दरबारी भाषा थी। तो अरबी थी क्या थी? धार्मिक अध्ययन के लिए थी, लेकिन शिक्षा किस में होती थी? फारसी में। मध्यकालीन भारत में मदरसों, विशेष रूप से मुगल काल में, शिक्षा का एक मुख्य माध्यम फारसी भाषा थी, जो प्रशासनिक, साहित्यिक और सामान्य विषयों के लिए उपयोग की जाती थी। अरबी भाषा का अध्ययन धार्मिक ग्रंथों जैसे कुरान के लिए अनिवार्य था, लेकिन यह माध्यम के रूप में प्रमुख नहीं थी। और उर्दू भाषा का विकास 18वीं-19वीं शताब्दी में हुआ, इसलिए ये परंपरागत मदरसा शिक्षा का हिस्सा नहीं थी। निस्यंदन फिल्ट्रेशन सिद्धांत किसने दिया? तो मैकॉले ने दिया था निस्यंदन सिद्धांत। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 के विवरण पत्र में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया। इसका अर्थ यह शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए, जहां वे छन छन कर वह निचले वर्गों तक पहुंचे। अगला प्रश्न, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान
शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो शिक्षण विधि में है। तो प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म ने शिक्षा को खेल विधि लग करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और ह्यूरिस्टिक विधि जैसी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां दी। ठीक, और उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद की देना है। ठीक है, लेकिन शिक्षण विधि क्या है? प्रकृतिवाद की देना है। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। तो प्रयोजनवादी शिक्षा कैसी है? अनुभव केंद्रित। तो प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म क्रिया और अनुभव एक्सपीरियंस को सर्वोच्च मानता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना है। यह बाल केंद्रित भी है, लेकिन अनुभव प्रयोजनवाद का मुख्य कीवर्ड है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह महात्मा गांधी की शिक्षा की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है। वे साक्षरता को शिक्षा का अंत नहीं बल्कि केवल एक साधन मानते थे। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में आयोजित किया गया था जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार। भारत में जनसंख्या शिक्षा पर पहला राष्ट्रीय सेमिनार कब? 1969 में मुंबई, तब बम्बई नाम था इसका। ठीक है, उसमें आयोजित किया गया था। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो जॉन डेवी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 जॉन डेवी की कालजयी रचना है, जिसमें उन्होंने शिक्षा और लोकतंत्र के संबंधों की व्याख्या की है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा वह स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, ताकि वह एक सभ्य और उपयोगी नागरिक बन सके। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। यह कथन किसका है? तो अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। ये विचारधारा प्रकृतिवादी विशेषकर रूसो की है। उनका मानना था कि शिक्षक को एक निरंकुश शासक नहीं बल्कि एक निरीक्षक या निर्देशक होना चाहिए, जो पर्दे के पीछे रहकर बालक के स्वाभाविक विकास में मदद करे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। किन्हीं तीन मूल्यों के नाम लिखिए। किन्हीं तीन मूल्यों के नाम? सत्य, अहिंसा, सहयोग या ईमानदारी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अगस्त 1987 में घोषित की गई थी। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा गया है। संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से है। यह चार दीवारी के भीतर निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय और निश्चित शिक्षकों द्वारा दी जाती है, जिसका उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना होता है। वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। यह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जो संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व और मानवतावाद का संदेश देता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। 1792 के उनके प्रयास के कारण। नोट: अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को है, लेकिन जन्मदाता के रूप में अक्सर चार्ल्स ग्रांट का नाम आता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्ति हेतु शिष्य को गुरु के पास ले जाना। यह वैदिक काल का प्रमुख संस्कार था। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति विलेज एजुकेशन कमेटी का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है? तो क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, यह प्रयोजनवाद मतलब प्रैग्मेटिज्म के अन्य नाम हैं। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत विचारों का जगत है, उसका श्रेष्ठ और सत्य है, जबकि भौतिक जगत नाशवान और असत्य है।
प्रयोजनवादी के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो प्रयोजनवादी के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज या मानवीय अनुभवों की है। वे किसी शाश्वत सत्ता ईश्वर को नहीं मानते, उनके लिए सत्य परिवर्तनशील है। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी किसी एक विधि का गुलाम नहीं है, फिर भी प्रयोग विधियां हैं। प्रश्नोत्तर विधि जो सुकरात ने दी, ठीक है। संवाद विधि प्लेटो ने दी है। आगमन निगमन विधि अरस्तु ने, और निर्गमन और निरसन विधि। तो कितनी विधि हो गई? प्रश्नोत्तर विधि सुकरात वाली, संवाद विधि प्लेटो वाली, आगमन विधि अरस्तु वाली और निरसन विधि, ये हमारी 4 विधियां हो गई। अब लघुत्तरी प्रश्नों पर देखिए, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षा मानव जीवन का आधार है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। व्यक्तित्व का विकास। तो शिक्षा मनुष्य के आंतरिक गुणों और शक्तियों को विकसित कर उसके व्यक्तित्व को निखारती है। समायोजन क्षमता। तो शिक्षा व्यक्ति को समाज और वातावरण के साथ अनुकूलन एडजस्टमेंट करना सिखाती है। सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण। तो शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी अपनी संस्कृति, भाषा और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। व्यावसायिक दक्षता। तो शिक्षा व्यक्ति को जीविकापार्जन मतलब कमाने के लिए रुपया वगैरह कमाना, उसके योग बनाती है, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है। चरित्र निर्माण। उत्तम चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। तो बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? संघ या मठ प्रणाली। शिक्षा व्यक्तिगत न होकर संस्थागत थी। शिक्षा मठों और बिहारों में दी जाती थी, ठीक है। प्रवज्ञा संस्कार। तो शिक्षा का आरंभ प्रवज्ञा संस्कार, घर का त्याग होता था। 8 वर्ष की आयु में बालक मठ में प्रवेश करता था। बौद्धकालीन शिक्षा में समानता का अधिकार। तो शिक्षा सभी जातियों और वर्गों के लिए सुलभ थी। वैदिक काल की तरह भेदभाव नहीं था। माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम जन सामान्य की भाषा पाली थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से चलता था। अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षा पर प्रकृतिवाद का प्रभाव क्या पड़ा, बताइए, लिखिए। तो आधुनिक शिक्षा प्रकृतिवाद की बहुत ऋणी है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? बाल केंद्रित शिक्षा। तो प्रकृतिवाद ने स्पष्ट किया कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। मनोविज्ञान का प्रयोग। तो प्रकृतिवाद ने क्या किया? शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व को स्थापित किया। शिक्षण विधियों में सुधार। तो रटने की प्रणाली का अंत हुआ और खेल विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन और करके सीखने जैसी विधियों का विकास हुआ। स्वतंत्र अनुशासन। तो दमनकारी दंड का विरोध किया गया और मुक्त्यात्मक स्वतंत्र अनुशासन पर बल दिया गया। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। तो किताबी कीड़े बनाने के बजाय व्यवहारिक अनुभव पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोजनवाद के 4 गुण। प्रयोजनवाद बालकों को रटने के स्थान पर करके सीखने और स्व अनुभव के लिए प्रेरित करता है। प्रयोजनवाद शिक्षा को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ता है। प्रयोजनवाद जनतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक कुशलता के विकास पर बल देता है। प्रयोजनवाद प्रयोजनवाद छात्रों को क्या सक्रिय रखता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट विधि जैसी वैज्ञानिक विधियों को प्रदान करता है। अब देखिए प्रयोजनवाद के 4 दोष। प्रयोजनवाद शाश्वत और आध्यात्मिक मूल्यों, सत्य, अहिंसा की उपेक्षा करता है। प्रयोजनवाद में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का अभाव होता है, जिससे शिक्षा दिशाहीन हो सकती है। प्रयोजनवाद अतीत और इतिहास की उपेक्षा करता है। प्रयोजनवाद में सभी विषयों को केवल क्रिया या प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाना संभव नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई? तो अध्यक्ष। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसलिए इसे मुदलियार आयोग भी कहा गया है। नियुक्ति। तो भारत सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को की थी। उद्देश्य। तो मुदलियार आयोग का मुख्य कार्य भारत में माध्यमिक शिक्षा की संरचना और समस्याओं की जांच करना और सुधार के उपाय सुझाना था। अगला प्रश्न हमारा, हंटर कमीशन की क्या विशेषता थी? तो 1882 में गठित हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग की प्रमुख विशेषताएं। प्राथमिक शिक्षा पर बल। इसने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का विशेष उत्तरदायित्व होना चाहिए। स्थानीय निकाय। तो प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को सौंपने का सुझाव दिया। सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड। तो निजी विद्यालयों को उदारतापूर्वक सरकारी अनुदान देने की नियमावली बनाई।
माध्यमिक शिक्षा का विभाजन। तो हंटर कमीशन ने क्या किया, इसने माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा था, साहित्यिक विश्वविद्यालय के लिए। दूसरा कौन सा था, व्यवहारिक व्यवसायिक जीवन वृत्ति के लिए। अगला प्रश्न हमारा, टैगोर के जीवन दर्शन का परिचय देते हुए उनके प्रमुख शिक्षा उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो टैगोर का जीवन दर्शन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी, मानवतावादी और विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। वे प्रकृति की और लौट में विश्वास रखते थे और मानते थे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उनका दर्शन समन्वयवादी था। और सत्यम शिवम, यहाँ इसमें और लिख लेना एक बार, जो सत्यम शिवम की अवधारणा थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर की अवधारणा थी। टैगोर की शिक्षा के उद्देश्य, शारीरिक विकास। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। इसलिए खेलकूद और व्यायाम जरूरी है। बौद्धिक विकास, रटने की बजाय चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, तो आत्मानुशासन और आंतरिक पवित्रता। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, संकीर्ण राष्ट्र से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना जगाना। सामंजस्य, व्यक्ति और प्रकृति के बीच प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न हमारा, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, जागरूकता, तो छात्रों को जनसंख्या वृद्धि के कारणों और दुष्परिणामों, गरीबी बेरोजगारी के प्रति जागरूक करना। छोटा परिवार सुखी परिवार, तो छोटी परिवार के महत्व और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ उसके संबंध को समझना। संसाधनों का ज्ञान, यह समझना कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव कैसे पड़ता है। यौन शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तो प्रजनन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना। सरकारी नीतियों की समझ, तो जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकारी प्रयासों में सहयोग की भावना जगाना। अगला प्रश्न हमारा, भूमंडलीय ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या अभिप्राय है, इसके नियंत्रण के प्रमुख उपायों का उल्लेख कीजिए। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर होने वाली वृद्धि को भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, मीथेन और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना है, जो सूर्य की गर्मी को सोख लेती हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि नियंत्रण के उपाय, वृक्षारोपण, तो वनों की कटाई रोकें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जीवाश्म ईंधनों में कमी, तो कोयला पेट्रोल के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करें। और क्या विद्युत ऊर्जा भी प्रयोग कर सकते हैं हम, क्या बिजली। प्रदूषण नियंत्रण, वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं पर सख्त नियंत्रण हो। जागरूकता, जन सामान्य को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय एवं समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय एक औपचारिक शिक्षण संस्था है जहां बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी और प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए योजनाबद्ध शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराना होता है। समुदाय, तो समुदाय लोगों का वह समूह है जो किसी क्षेत्र, संस्कृति, परंपरा या पहचान के आधार पर एक साथ रहता है और एक दूसरे से सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से जुड़ा होता है। समुदाय में मिलने वाली शिक्षा अनौपचारिक होती है, जो अनुभवों, परंपराओं और व्यवहारों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।